दोस्तों आज हम जिस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसमें हम कीवर्ड्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, ट्रैफिक एस्टिमेट लगाते हैं। आपको याद होगा कि मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि नीश की इम्पोर्टेंस और साथ ही कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस। तो जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, हमारा खर्चा हो रहा होता है। तो डेफिनेटली हमें वो कीवर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं जो कि हाईली टारगेटेड हों और जहाँ से हमें लीड्स या सेल्स या जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करने में हमारी हेल्प हो सके। तो सबसे पहली बात है, गूगल कीवर्ड प्लानर क्या सिर्फ पेड कैंपेन्स के लिए है, क्या सिर्फ गूगल एड्स के लिए है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन हम इसको अपनी ऑर्गेनिक या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हमने एसईओ वाले पार्ट में इसको यूज़ क्यों नहीं किया था? वो इसलिए कि ये ट्रैफिक का एस्टिमेट बताता है, हमें एग्जैक्ट ट्रैफिक का जो सर्च वॉल्यूम है जिसको हम कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू भी मालूम करते थे एसईओ के पार्ट में, तो वो हमें एग्जैक्ट कीवर्ड वॉल्यूम नहीं बताता। एग्जैक्ट कीवर्ड वॉल्यूम के लिए हमें कैंपेन्स लॉन्च करनी पड़ती हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो यस, हम इससे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली गूगल एड्स या पेड कैंपेन्स के लिए बनाया गया है। गूगल कीवर्ड प्लानर हमारी किस तरह हेल्प करता है और हम इससे किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और इसको यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। गूगल कीवर्ड प्लानर हमें ट्रैफिक का एस्टिमेट बताता है, जिसको हम सर्च वॉल्यूम के तौर पे पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लेक्चर्स में। ट्रैफिक एस्टिमेट बताता है और साथ ही हमें कॉस्ट का एस्टिमेट भी बताता है कि अगर आप इस कीवर्ड पे अपना ऐड रन करेंगे तो आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ हमें हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाता है कि इस जो कीवर्ड को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं या यूज़ करने जा रहे हैं, इसको हिस्टोरिकली किस तरीके से इसने ट्रीट किया है, इसका जो ट्रेंड है वो पहले ज़्यादा था, कम था, अब इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है या कम हो गई है। तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं पास्ट और करंट डेटा में। सेकंड, ये हमें कीवर्ड्स फाइंड करने में हेल्प करता है, जो कि नए कीवर्ड्स हो सकते हैं, और नए कीवर्ड्स के साथ जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इससे हम नए कीवर्ड्स के आइडियाज़, उनकी कॉस्टिंग, उनका सर्च वॉल्यूम, उनके एस्टिमेट्स, उनका हिस्टोरिकल डेटा मालूम कर सकते हैं। और साथ साथ इसके अंदर एक और खूबी ये है कि अगर हम इसको अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे तो ये हमारी वेबसाइट के कंटेंट को स्कैन करके उसमें से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके और उससे सिमिलर या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी हमें सजेस्ट करेगा। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल टूल है हमारे कीवर्ड्स की प्लानिंग के लिए और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर में एक और फीचर है जिससे हम कीवर्ड्स की लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, कि हमने किसी एक कैंपेन के लिए पूरी लिस्ट बिल्ड की, सेकंड कैंपेन के लिए एक और लिस्ट बिल्ड की, और उनको हम मर्ज भी कर सकते हैं, उनको उनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उससे मजीद वैल्यूएबल डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारी वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज हो सकती है, किन कीवर्ड्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, इवन फॉर गेटिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक थ्रू एसईओ एज वेल। इसके साथ साथ हम लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, अगेन ट्रैफिक के एस्टिमेट लगा सकते हैं, कॉस्टिंग एस्टिमेट लगा सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि इन सब चीज़ों को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स और ऐसे कीवर्ड्स जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते उनको हम किस तरह एक्सक्लूड कर सकते हैं अगेन। और ये सारा डेटा एनालाइज करने के बाद हमने एक फाइनल जो लिस्ट बनानी है उसमें हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइए चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के प्रैक्टिकल की तरफ, और इसमें हम देखेंगे कि हम गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, कीवर्ड्स के आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं, ट्रैफिक एस्टिमेशन से कैसे हमने आइडिया लेना है, और अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स से हम कैसे मदद ले सकते हैं। और मज़ीद अगर हम कंटेंट कवरेज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है google.com पर, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दें गूगल कीवर्ड प्लानर। फर्स्ट आपके पास ऐड दिखाई दे रहा है, आप सेकंड ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आगे चूज़ द राइट कीवर्ड, गो टू कीवर्ड प्लानर।
यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हम ऑलरेडी गूगल एड्स पे साइन अप कर चुके हैं और हमने एक टेस्टिंग जो कैंपेन थी वो भी लॉन्च की थी। सो गूगल कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करें। आपके सामने गूगल कीवर्ड प्लानर लोड हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स के आइडियाज़ लेना चाहते हैं कि आप उन लोगों तक पहुंचें जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, गेट हिस्टोरिकल मैट्रिक्स इसमें आपको मिलेंगे कि आपके जो कीवर्ड जिनको आप टारगेट करने जा रहे हैं ये 1 साल पहले या हिस्टोरिकली किस तरह परफॉर्म कर रहे थे और राइट नाउ आप इससे किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे मजीद आपके पास दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है जिस पे आपने कंटेंट ऐड कर रखा है और स्टैब्लिश्ड वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट का यूआरएल देंगे, आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा और आपकी वेबसाइट से जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट नहीं है, आप सिर्फ कीवर्ड प्लानर को यूटिलाइज करते हुए कीवर्ड्स आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे, बेस्ट फिशिंग रॉड, लेट्स सपोज हमारा कीवर्ड था, हम यहाँ से कंट्री चेंज कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं, ताकि हमारी लोकलाइजेशन का इशू जो है वो भी सॉल्व हो जाए और हमें उसी कंट्री का डेटा मिले जिस कंट्री को हम टारगेट करना चाहते हैं। ओके, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ मैं सिर्फ एक कीवर्ड देने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि एक कीवर्ड मैंने पुट किया, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स गूगल ने मुझे खुद ही शो कर दिए। और यहाँ पे आपके सामने मज़ीद ब्रॉडन योर सर्च, देखिए अब मज़ीद हमें गूगल ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। ब्रॉडन योर सर्च, अब मेरे कीवर्ड से गूगल ने अंडरस्टैंड किया कि इसकी जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। फिशिंग इक्विपमेंट, जब हम फिशिंग रॉड्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो फिशिंग इक्विपमेंट ही है। अब फिशिंग रॉड्स के अलावा जो फिशिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनको भी गूगल इंक्लूड करेगा हमारे सर्च के अंदर। बेस्ट फिशिंग गियर, बेस्ट फिशिंग टैकल, बेस्ट फिशिंग रॉड, फिशिंग, बेस्ट फिशिंग रील, बेस्ट फिशिंग लियोर्स एट्सेट्रा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कीवर्ड बाय रेलेवेंस, एवरेज मंथली सर्चेस। अब यहाँ पे रेंज है 1K टू 10K, हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम शो नहीं करवा रहा। अगर हम गूगल एड्स पे कैंपेन रन करेंगे, कुछ स्पेंडिंग करेंगे, तो फिर हमें एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम भी गूगल दिखाने लग जाएगा। 3 मंथ का चेंज इसमें देख लें कि 0% है। ईयर टू ईयर जो चेंज है वो भी 0% है। कंपटीशन, अब अगेन लास्ट टाइम जब आप एसईओ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड एवरीवेयर में जो कंपटीशन आप देखा करते थे वो भी यही कीवर्ड का कंपटीशन था कि एडवर्टाइजर्स के माबैन जो कंपटीशन है या पेड कैंपेन्स रन करने के दरमियान जो कंपटीशन है ये वो वाला है, ये एसईओ का कंपटीशन नहीं है। सो इसका कंपटीशन हाई है बेस्ट फिशिंग रॉड का। इस पे अगर हमें पेड एड्स रन करने हैं तो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर हम इस कीवर्ड पे टॉप ऑफ द पेज अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम हमें 63 PKR पे करना पड़ेंगे और मैक्सिमम जो है वो हाई जो रेंज है वो है 233 रुपीज़। सो तकरीबन आप देख सकते हैं कि $1 मैक्सिमम एक क्लिक के हमें पे करने पड़ सकते हैं अगर हम इस कीवर्ड पे टॉप पे अपेयर होना चाहते हैं। तो साथ ही मैं इस कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, इसका भी सेम वही है, इसकी जो रेंज है वो कंपैरेटिवली कम है। सो जिस कीवर्ड का हम देख रहे हैं कि कंपटीशन एसईओ में लो था, उसका कंपटीशन पेड एड्स में भी हमें लो दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली उसके अंदर कम पैसा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे बिडिंग जो है वो भी कम हो गई है। ओके, सो इसके साथ साथ आपने देख लिया टॉप ऑफ पेज बिड जो है वो हाई रेंज ये है, लो रेंज ये है। अब आप अगर अपने क्लाइंट्स के लिए काम करने जा रहे हैं तो आप उनको भी एस्टिमेट दे सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरे एक क्लिक मैंने लेना है बेस्ट फिशिंग पोल्स पे, तो इस पे ऑलमोस्ट मेरा $0.5, अगेन मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, $0.5 लगेंगे। तो अब उसका कितना बजट है, उस बजट के लिहाज से कॉस्टिंग और उसको एक प्लान बना के आप दे सकते हैं।
अच्छा, रिफाइन कीवर्ड्स के साथ ही टैब मौजूद है, मैं तमाम इनको एक्सपैंड कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैं मजीद अपने कीवर्ड्स को रिफाइन कर सकता हूँ जो यहाँ पे शो हो रहे थे। नॉन ब्रांड्स 2.62 कीवर्ड्स हैं। ब्रांड, कौन कौन से ब्रांड उसमें इन्वॉल्व हैं? अगेन रिटेलर्स, अमेजोन, मजीद अदर ब्रांड्स, रॉड्स कौन कौन से इंक्लूड किए हुए हैं उसने, बेट कास्टिंग, सर्फ, ल्योर। अब यहाँ से आपको अनलिमिटेड आइडियाज़ मिलेंगे। मतलब आप इवन अगर आप एसईओ कैंपेन में भी इन कीवर्ड से इस्तेफादा हासिल करना चाहें तो आपको कंटेंट कवरेज में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं। अगेन पेड कैंपेन में तो आप फ़ायदा ले ही ले सकते हैं। रील्स, फिश, बैस, ट्राउट, एक्टिविटी, फ्लाई फिशिंग, सर्फ फिशिंग, आइस फिशिंग, ईयर को ऐड कर रहा है, मेथड को ऐड कर रहा है, वाटर बॉडी को ऐड कर रहा है कि अगर आपने सी में फिशिंग करनी है, लेक में फिशिंग करनी है, रिवर में फिशिंग करनी है तो उसके लिहाज से आपको कीवर्ड्स अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सो जस्ट इमेजिन कि हमें उसने कितना, सिर्फ एक कीवर्ड पुट करने से उसने हमें कितना डिटेल्ड जो डेटा है वो हमें शो करवा दिया। तो इससे अगर हम मज़ीद इसको रिफाइन करेंगे, मज़ीद अगर फ़िल्टर ऐड करना चाहें कि कीवर्ड का फ़िल्टर, ऐड इम्प्रेशन शेयर, टॉप ऑफ पेज, हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जिनकी बिडिंग या जिनकी बिड रेंज कम हो, मतलब सस्ते हों, तो हम यहाँ पे उनकी बेस पर भी यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो फोरकास्ट, यहाँ पे हम मज़ीद अगर कीवर्ड ऐड करता हूँ, फिशिंग रॉड ऐड करता हूँ, सेलेक्ट एन ऐड ग्रुप, वो कहता है कि आपका पहले ऐड ग्रुप बना होना चाहिए। खैर, कीवर्ड प्लान, इन कीवर्ड्स को मैं सेव करके अगर ऐड करूँगा तो सेव्ड कीवर्ड में चला जाएगा। अच्छा, फोरकास्ट में मैं बता रहा था आपको कि अगर आपने ऑलरेडी कैंपेन बना रखी है और उसमें ऐड ग्रुप बना रखा है तो उसका भी आपको फोरकास्टिंग करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो वापस आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने कीवर्ड्स से स्टार्ट लिया था और उससे हमने कीवर्ड्स को मज़ीद एक्सट्रैक्ट किया था और एनालाइज किया था। अब हम देखते हैं स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट है और हम उसके ज़रिए उसमें यूज़ होने वाले कीवर्ड्स और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे। मैं नॉर्मली digiskills.pk कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप अपने कंपैटिटर की, जो एक आपका तगड़ा कंपैटिटर हो या जिसके ऐड रन हो रहे हो, आप जिस कीवर्ड पे ऐड रन करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप उसका यूआरएल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस, कि हम उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करें जिन जिन कीवर्ड्स को वो टारगेट कर रहा है और उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स को। तो मैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए digiskills.pk यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ द एंटायर साइट, इसको मैंने टिक किया, गेट रिजल्ट्स। अब आप देखें कि तकरीबन 1145 कीवर्ड्स के जो आइडियाज़ हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो गए। अब जिसमें लर्न, ऑनलाइन अर्निंग, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1000 से ज़्यादा कीवर्ड्स आइडियाज़ ऐसे हैं जिनको मैं पेड मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और जिन पर कुछ ना कुछ एवरेज मंथली सर्चेज अवेलेबल हैं। मतलब अगर मैं ई कॉमर्स लर्निंग फ्री ये देखता हूँ, इसके 10 से 100 जो कीवर्ड की मंथली सर्चेज हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ से मैं अगर पाकिस्तान ही चूज़ किया है तो इसमें मेरी टारगेट कंट्री भी पाकिस्तान होगी, तो इसको मैं टारगेट करता हूँ, यूएसए को मैं रिमूव कर लेता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अब कीवर्ड्स मज़ीद बढ़ गए हैं क्योंकि digiskills.pk पाकिस्तान में ज़्यादा टारगेट हो रही है, पाकिस्तान में रैंक्ड है, पाकिस्तान में यूटिलाइज हो रही है, तो इसमें ज़्यादा कीवर्ड्स के आइडियाज़ अवेलेबल हैं। जिस तरह एसईओ कोर्स इन इस्लामाबाद, 10 से 100 इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है। आप इसको टारगेट करके अपने जो टारगेट मार्केट है उस तक पहुंच सकते हैं और उन लोगों को एंगेज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग लेक्चर्स, ये सर्च होता है। लर्न फ्रीलांसिंग ऑनलाइन फ्री, ये सर्च होता है। एसईओ ट्यूटोरियल इन उर्दू, तो ये सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे सर्च होता है और आप इनको टारगेट करके अपने जो टारगेट मार्केट है उस तक पहुंच सकते हैं, उन लोगों को एंगेज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ओवरव्यू देना था कीवर्ड प्लानर का, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर का। तो ये आपको आइडियाज़ जनरेट करके देगा कीवर्ड्स के और आपको प्लान करने के लिए कि आपने किन किन कीवर्ड्स को अपनी एक्चुअल कैंपेन के अंदर यूज़ करना है, सेव कर लेना है, उसमें से नेगेटिव कीवर्ड जिनको आप टारगेट नहीं करना चाहते उनको किस तरह एक्सक्लूड करना है, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये था गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछें
और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए आपको मज़ीद रिसर्च, आप इसको गूगल करें। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आई तो आप उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें और सेल्फ लर्निंग की भी आदत जो है ना अपनी बनाएं, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो आपको कंफ्यूज करे और आप उसकी वजह से किसी चीज़ की शुरुआत ना ले सकें। थैंक यू। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम गूगल सर्च एड कैंपेन लॉन्च की थी और उसका प्रैक्टिकल भी देखा था। उसमें कीवर्ड्स किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव किस तरह सेलेक्ट करना है, और सारी डिटेल हमने लॉन्चिंग तक उसको एनालाइज किया था और उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया था। अब हम देखते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आप अक्सर वेबसाइट्स जब ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले एड्स, बैनर्स की सूरत में नज़र आते हैं। वो जो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के हो सकते हैं। इवन जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो आप एनालाइज करते हैं कि नीचे एक बैनर सा नज़र आ रहा है और वो नॉर्मली थ्रू आउट द वीडियो चलता है अनलेस आप उसको मैनुअली जाके क्लोज करें। यूट्यूब पर ही साइड बार में आपको, जब आप डेस्कटॉप पे व्यू कर रहे होते हैं यूट्यूब को, तो साइड बार में टॉप पे आपको एक ऐड नॉर्मली नज़र आ रहा होता है। आप किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको समटाइम्स आपको रेक्टेंगल एड्स नज़र आ रहे होते हैं, समटाइम्स आपको डिफरेंट साइजेस में एड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये सारे एड्स डिस्प्ले एड्स कहलाते हैं। हम अपनी वेबसाइट्स की, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इन डिस्प्ले एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल रेज होता है कि जब हम सर्च कैंपेन लॉन्च कर रहे थे तो फिर हमें डिस्प्ले एड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिस्प्ले एड्स होते हैं वो नॉर्मली सर्च एड से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर अच्छा, इसका सर्च एड में एक और एडवांटेज भी मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे जिन लोगों को हम टारगेट कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कीवर्ड के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी तो वो जाके गूगल पे सर्च करते हैं और वो ज़्यादा करीब होते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो फिर इस सब के बावजूद एक कंट्राडिक्शन आती है कि जब गूगल डिस्प्ले एड्स महंगे भी हैं, सर्च के एड्स ज़्यादा उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जो एग्जैक्टली उस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो फिर हम डिस्प्ले एड्स क्यों यूज़ करना चाहेंगे या कंपनीज क्यों यूज़ करती हैं। तो इसमें जो सबसे बुनियादी वजह मुझे नज़र आती है वो है ब्रांडिंग के। विजुअल जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है इमेज की सूरत में या वीडियो की फॉर्म में, वो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे याद रहती है एज़ कंपेयर टू टेक्स्ट। जब सर्च एड्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, कुछ ज़्यादा डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा होता, कुछ इमेज नहीं होता, वहाँ पे कोई फ़ोटोज़ नहीं होते, कोई वीडियो नहीं होती। जबकि डिस्प्ले एड्स के मामले में हमें एड्स नज़र आ रहे होते हैं जिन पे इमेज भी होता है, जो पे इंटरेक्टिव भी होते हैं, जिनमें एनिमेशन भी हो सकती हैं और इवन वीडियो एड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं डिस्प्ले एड्स को समटाइम्स जब हमने अपनी ब्रांडिंग करनी हो, जब अपने लोगों के माइंड्स पे अपना नक्श छोड़ना हो, हमने उनको याद रह जाना हो, तो उस मामले में हम यूज़ करते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स। गूगल डिस्प्ले एड्स की एक और यूज़ करने की वजह ये है कि इसमें आप बार बार अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने टारगेट ऑडियंस को या अपने टारगेट उस बंदे को जो आप चाहते हैं कि एक सर्टन एक्शन परफॉर्म करे मेरे एड्स पे क्लिक करके, उसको आप बार बार शो करवा के आप उसके माइंड पे एक नक्श छोड़ सकते हैं और आप उसको याद रह सकते हैं। सो दुनिया में तकरीबन 2 से 3 मिलियंस या इससे भी ज़्यादा वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो कि गूगल एडसेंस, जो कि गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया भी था और उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे भी सही, गूगल एडसेंस यूज़ कर रही हैं। गूगल एडसेंस कनेक्टेड होता है पब्लिशर से और गूगल एड्स जो कि हम नॉर्मली अभी पढ़ रहे हैं वो कनेक्टेड होता है एडवर्टाइजर से। एडवर्टाइजर वो बंदा होता है जिसने अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है, जबकि पब्लिशर वो बंदा होता है जिसके पास स्पेस है, जिसके पास वेबसाइट है और वो उसको मोनेटाइज करवाना चाहता है। सो 2 से 3 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं दुनिया में जो कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ट्रैफिक लेती हैं और वहाँ पे अगर हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं थ्रू गूगल, तो हम उस पे अपने डिस्प्ले एड्स के थ्रू मार्केटिंग करवा सकते हैं।
इसमें आप अभी डिस्प्ले एड में देखेंगे किस तरह हमने कैंपेन सेटअप करनी है, इसकी कॉस्टिंग किस तरह होती है, इसमें हमें साइजेस का किस तरह हमने ख्याल रखना है। बहुत बड़ा हेडिक होता था किसी दौर में। अब खैर गूगल ने रिस्पॉन्सिव एड्स भी लॉन्च कर दी हैं जो कि खुद ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करके और डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करके हमें बता देता है, ताकि हर स्क्रीन के साथ वो फिट हो जाएं। मोबाइल में भी उसी तरह शो हों स्क्रीन के हिसाब से। अगर कोई बंदा डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है, कोई डिफरेंट लैपटॉप की स्क्रीन यूज़ कर रहा है, तो उसकी स्क्रीन की विड्थ और हाइट के लिहाज से ही अपने साइज़ को एडजस्ट कर लें। लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है जब हम डिस्प्ले एड्स क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह हम कॉस्टिंग का भी थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे कि सर्च एड्स में और डिस्प्ले एड्स की कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है और हमें किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या प्रायोरिटाइज करना भी चाहिए या नहीं, क्या दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। ओके, सो बाकी डिस्कशन हम प्रैक्टिकल के दौरान ही करेंगे और चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि गूगल के डिस्प्ले एड्स की जो कैंपेन है वो हमने किस तरह लॉन्च करनी है, और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि ताकि कम से कम हमारी कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हम जनरेट कर सके। लेट्स गो। डिस्प्ले एड्स कैंपेन लॉन्च करने के लिए हम सबसे पहले गूगल एड्स में लॉगिन करेंगे, न्यू कैंपेन पे आएंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ऑब्जेक्टिव है हमारा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, और यहाँ पे हमें दो कैंपेन की टाइप्स का ऑप्शन दे रहा है, जिसमें एक है डिस्प्ले एड्स और सेकंड है वीडियो एड्स। तो हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे हमारी वेबसाइट का एड्रेस मांग रहा है जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेना चाहते हैं और जिसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस पुट करेंगे, उसके बाद कैंपेन का नाम जो कि कोई भी फ्रेंडली नेम हो सकता है, हमारी अपनी याद दिलाने के लिए ऑटोमेटिकली ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच डिस्प्ले 1 जनरेट कर दिया है। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कैंपेन की सेटिंग्स। विद न्यू फीचर यू कैन क्रिएट अ न्यू कैंपेन एट योर ओन पेस, रिव्यू चेंजेस बिफोर लॉन्चिंग एंड मोर। यहाँ पे एक छोटा सा हमें गाइड्स गूगल एड्स की तरफ से स्टार्ट हो गई हैं कि कंप्लीट कैंपेन सेटिंग्स इन एनी ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में, रिव्यू योर कैंपेन एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे हम लोकेशन पुट करेंगे कि हम किस लोकेशन में अपना डिस्प्ले एड्स शो करवाना चाहते हैं। ऐड अनदर लोकेशन, अगर हम लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में शो करवाना चाहते हैं या इवन यूएई में या कहीं भी शो करवाना चाहते हैं तो हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टारगेट की सेटिंग्स, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशंस। प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। सो पहले और सेकंड में डिफरेंस ये है कि पहले में उन लोगों को भी इंक्लूड करेगा जो कि लेट्स सपोज यूएसए के बारे में सर्च कर रहे हों या उसमें कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो उस कंट्री से बाहर भी हों। लेकिन दूसरे में प्रेजेंस ज़रूरी है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। सो आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स इसमें जो पहला ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसका मैं आपको यूज़ केस बता दूं। लेट्स सपोज कोई ऐसा फादर है जो कि यूएसए से लेट्स सपोज बाहर रहता है, तो हम उसको भी टारगेट करेंगे और हम बच्चों के लेट्स सपोज टॉयज़ सेल आउट कर रहे हैं तो हम उसको भी टारगेट करेंगे ताकि वो अपने बच्चे के लिए टॉय लेना चाहता है यूएसए में बाहर से बैठ के, तो हम उसको भी टारगेट करना चाहेंगे। समटाइम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि बंदा कहीं बाहर से बैठ के डिसीजन ले। ये आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट करना है। एक्सक्लूड में भी अगेन वही ऑप्शन है। खैर, लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। अगर हमने कोई और लैंग्वेज भी, किसी और लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को भी टारगेट करना है तो हम यहाँ से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स, ऐड रोटेशन, ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। यहाँ पे कह रहा है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। तो डेफिनेटली जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स हम चाहते हैं कि वो ही ज़्यादा से ज़्यादा शो हों, तो हम उसको ही सिलेक्ट करना चाहेंगे। एड स्केड्यूल, हम ऐड की स्केजुलिंग भी कर सकते हैं कि दिन के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से में ऐड रन हो। कि ये ऐसी कैंपेन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जैसे हम सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कि ऑफिस में अवेलेबल हो या जो 9 to 5 लेट्स सपोज टाइमिंग में अवेलेबल हो, सिर्फ उनको टारगेट करना चाहते हो। तो अगेन ये यूज़ केसेस हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, इनकी जो
एप्लीकेशन है वो भी डिफरेंट होती जाएगी। डिवाइसेस, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, शो ऑन ऑल डिवाइसेस। अगर आपकी कोई लेट्स सपोज कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई ऐसी कैंपेन है जिसको आप चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनको ही शो हो, तो आप बाकी दोनों को, कंप्यूटर्स को और टैबलेट्स को अनचेक कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी इवन आप टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप iOS या आप एंड्रॉयड के डिवाइसेस को सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के यूज़र्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप एंड्रॉयड को टारगेट करें, ब्लैकबेरी को, विंडोज़ के फ़ोन को, iOS को या वेब ओएस को। डिवाइस के मॉडल्स एंड्रॉयड में अगेन आप डिफरेंट कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हैं। इतना डीपली आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है गूगल। सो अगेन वापस आता हूँ और तीनों को ही हम चेक रखते हैं। मोर सेकंड कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें क्योंकि इसमें आपकी ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन है वो सेट होगी। डायनामिक एड्स, आप चाहते हैं कि फीड जो कि वेबसाइट से फीड उठाए और उसकी बेस पर डायनामिक एड्स जनरेट करके और उनको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट एंड एंड डेट्स, स्टार्टिंग डेट लेट्स सपोज आज की डेट को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और एंड डेट में स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। या लेट्स सपोज आपकी कोई एक ऐसी कैंपेन है जो कि आप चाहते हैं कि फलां तारीख को ऑटोमेटिकली एंड हो जाए, तो आप यहाँ पे एंडिंग डेट को मेंशन कर सकते हैं। अगेन कन्वर्जन्स, कंटेंट एक्सक्लूजन्स एटसेट्रा, यहाँ पे ये ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है। बजट, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। लेट्स सपोज मैं 10,000 रुपीज़ डेली बजट सेट कर देता हूँ। और अगेन इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही बताया था जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये बजट किस तरीके से यूटिलाइज होता है। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, व्यूएबल इंप्रेशंस, कन्वर्जन्स। सो रिकमेंडेड क्या है, व्यूएबल इंप्रेशंस। तो जितने 1000 इंप्रेशंस की बेस पर मुझे चार्ज किया जाएगा। चूज द मैट्रिक यू वुड लाइक टू फोकस ऑन योर कैंपेन एंड सी बिडिंग ऑप्शंस टू हेल्प यू ऑप्टिमाइज फॉर इट। अगर आप इसके बारे में मजीद रिसर्च करना चाहें तो आप लर्न मोर पे क्लिक करें। गूगल की ऑफिशियल जो गाइडलाइन है वो आपके सामने अपेयर हो जाएगी। एंटर योर व्यूएबल सीपीएम बिड फॉर दिस एड ग्रुप। अब वो कहते हैं कि 1000 व्यूएबल जो इंप्रेशंस हैं उनके लिए आपकी मैक्सिमम बिड क्या है। मैं लेट्स सपोज अब इसके लिए कीवर्ड प्लानर जो था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से मैं अपने कीवर्ड्स को जान चुका हूँ कि उन पे मिनिमम बिड कितनी है, मैक्सिमम बिड कितनी है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बिड सेलेक्ट करूँगा। लेट्स सपोज मैं अभी PKR 10 सेलेक्ट करता हूँ जो कि अल्टीमेटली बहुत कम है अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को कवर करने जा रहे हैं तो। सो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू। सो यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड जो चीज़ें हैं वो सेट हो चुकी हैं। ऑडियंस सेगमेंट, सजेस्ट हु शुड सी योर एड्स। अब यहाँ पे अगेन इसके बारे में भी हम जब हमने सर्च एड कैंपेन लॉन्च की थी तो इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि इसका क्या मतलब है और आपको किस किस तरीके से ब्राउज करनी चाहिए आपकी जो ऑडियंस का सेगमेंट है उसको। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जानना हो तो आप सर्च एड कैंपेन वाला जो लेक्चर है उसको दोबारा देख सकते हैं ताकि हम अपना वक्त बचाएं। डेमोग्राफिक्स, सेम वही चीज़ें हैं कि आप किस जेंडर को टारगेट करना चाहते हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, उनका पेरेंटल स्टेटस क्या हो, क्या आप किसी पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, पेरेंट ना हो उनको टारगेट करना चाहते हैं, हाउस होल्ड इनकम क्या हो एटसेट्रा। तो इतनी डिटेल्ड हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सेम वही कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स हम इनको अगेन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सर्च एड कैंपेन की जो सेटिंग्स हैं उनको आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा वक्त बचे और हम इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। ओके, प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। सो ये अब मुझसे मज़ीद फाइनल यूआरएल पूछेगा, बिजनेस का नाम पूछेगा, मुझे कुछ इमेजेस अपलोड करने का कहेगा जिनको मैं अपने एड क्रिएटिव के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इमेजेस अपलोड करूँगा, यहाँ पे मैं लोगोज अपलोड करूँगा, वीडियो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ,
हेडलाइन के टाइटल्स ऑप्टिमाइज्ड हुए हुए मैं वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब गूगल क्या करेगा, उन इमेजेस को, हेडलाइंस को, क्रिएटिव्स को, वीडियो को मिक्स करके एनालाइज करके खुद ही डिस्प्ले एड्स जो बैनर्स होंगे उनको जनरेट कर देगा और देन मुझे बताएगा कि उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग जो ऐड है वो कौन सा है, ताकि मैं उसको मज़ीद कंटिन्यू करूं। तो ये जो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि गूगल का जो एआई है वो खुद उनको एनालाइज करता है, हमारी वेबसाइट से कंटेंट उठाता है, हम जो बिज़नेस नेम यहाँ पे पुट करेंगे उससे आइडिया लेगा, इमेजेस से आइडिया लेगा और इस तरह का जो एक ऐड है वो जनरेट कर देगा। यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, बिजनेस नेम आ जाएगा और इस तरीके से हमारी जो ऐड है वो कंप्लीट होगा। सो अगेन इसको मैं प्रैक्टिकल करने बैठूंगा कि अगर इमेजेस भी ऐड किए, डिस्क्रिप्शन भी ऐड किए तो डेफिनेटली टाइम जो हमारा ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक दफ़ा फिर ओवरव्यू करने का ऑप्शन दे रहा है, ऐड बनाने का ऑप्शन दे रहा है और फाइनली जब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो डिस्प्ले कैंपेन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगेन जो कैंपेन होती है गूगल एड्स की उसको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने रिजल्ट्स देख के बहुत जल्दी घबरा नहीं जाना, थोड़ा सा उसको टाइम देना है। फिर भी ऑप्टिमाइज ना हो रहे हो, आप गूगल एड्स के स्पेशलिस्ट से आप चैट कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि आपको कॉल करें, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनकी भी डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए ये काम कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये सारी सेटिंग्स बहुत मैंने पहले बताया था, फाइवर पे, अपवर्क पे बहुत ज़्यादा भरमार है वहाँ पे काम की। आप वहाँ पे जाएं, जॉब्स हंट करें और उनको भी गूगल एड्स की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें और अर्न करें। और डेफिनेटली अर्न करके करना क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है ताकि हम फ्लिपेबल एसेट बनाएं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें। थैंक यू। अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग विद यूट्यूब। दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एक वीडियो कंटेंट का प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ डेफिनेटली टिकटॉक और यूट्यूब की जो व्यूअरशिप है उसमें कंपटीशन तो चलता ही रहता है, बहरहाल स्टिल यूट्यूब आगे है क्योंकि इसमें वीडियो की लेंथ और कंटेंट की सीरियसनेस और कंटेंट की जो कन्वर्जन है वो सारा कुछ अगर मिला के देखा जाए तो यूट्यूब स्टिल आगे है। अच्छा, अब चूंकि ये गूगल की ऑफिशियल एक प्रोडक्ट है तो इस लिहाज से भी इसको एज हासिल है। इसके साथ साथ जो इसका एल्गोरिदम है, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड आपको वीडियोस दिखाता है, आपने कोई एक चीज़ सर्च की उसके साथ साथ आपको जो रेलेवेंट वीडियोस नज़र आएंगी, रिलेटेड वीडियोस नज़र आएंगी, वो आपकी सर्च क्यूरी, आपके इंटरेस्ट की बेस पर होंगी। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है आपके एफिलिएट मार्केटिंग के चैनल के तौर पे। अगर आपका यूट्यूब का चैनल अच्छा चल जाता है, आप इसको ग्रो करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिगर नहीं दे रहा ताकि आप लोग थोड़ा घबरा ना जाएं, लेकिन आप इसके थ्रू 10-20 हज़ार डॉलर भी पर मंथ अर्न कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करके एक्चुअली। तो बहरहाल इसके अलावा यूट्यूब पे किस तरह कमा सकते हैं वो है गूगल एडसेंस। यूट्यूब भी गूगल की प्रोडक्ट है, एडसेंस की गूगल की प्रोडक्ट है। तो गूगल एडसेंस आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करें और आपके चैनल पे शो होने वाले तमाम एड्स का जो रेवेन्यू है उसका हिस्सा, उसके पार्ट आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा। सो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो इसमें करना क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक माइक है तो मेरे ख्याल में आपको किसी थर्ड चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली जब हम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की तरफ या कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे तो उसमें हमें ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर चीज़ों की, इक्विपमेंट की, एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो वो बहुत है, काफ़ी है और उसी के थ्रू आप यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने आने वाली वीडियोस में इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि यूट्यूब
पे वीडियोस किस तरह की बनाई जा सकती हैं, वीडियो बनाते वक्त और उसको पोस्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके थ्रू एंड में डेफिनेटली उसको मोनेटाइज कैसे करना है, और मोनेटाइजेशन की तरफ तैयारी कैसे लेनी है। तैयारी इस सेंस में कि अगर आपने एक प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फ़लाँ प्रोडक्ट हमने अपनी चैनल की वीडियो के थ्रू प्रमोट करनी है, और उसी लिहाज से ही हम उसके प्रोज कॉन्स और उसको अनबॉक्सिंग और जो भी आप उसको कहें कर रहे होंगे। तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, अपने यूट्यूब का चैनल बनाते हैं जो कि बिल्कुल इजी पीजी है। जैसे आप गूगल का अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप ट्विटर पे साइन अप करते हैं, सेम उसी तरह आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है। कैसे बनाना है आइए देखते हैं। यूट्यूब पे चैनल बनाना इंतहाई आसान है। आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं, साइन इन करें, क्रिएट अ चैनल के लिंक पे क्लिक करें और आपका चैनल तैयार। अच्छा, आप ये सब काम गूगल से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी इवन लर्न कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हम भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि कैसे चैनल बनाना है, क्रिएट करना है। गूगल पे जाएं, आप करें जी क्रिएट यूट्यूब चैनल। आप इसके सेकंड लिंक पे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट चैनल लिखा होगा, क्रिएट चैनल डैश यूट्यूब। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपसे ईमेल का लॉगिन पूछेगा गूगल। अब या तो अगर आपके पास गूगल अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो आप साइन अप कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी साइन इन हैं तो आप अपने अकाउंट को साइन इन कर लेंगे, और या अगर पासवर्ड आपसे मांगता है तो आप पासवर्ड पुट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप यूट्यूब पे लॉगिन हो जाएंगे। अब हाउ यू विल अपीयर, अब आपसे नाम पूछ रहा है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का क्या नाम रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मेरा नाम है एम तनवीर नांडला, और साथ ही मैं डीजी स्किल्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर अपलोड करूँगा, जो भी डिस्प्ले पिक्चर होती है, जिस तरह फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसी तरह यूट्यूब के चैनल की भी पिक्चर होती है जिसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। क्रिएट चैनल पे क्लिक करूँगा, हमारा चैनल बन गया। बस इतनी सी बात थी, और फर्दर हम इसको मज़ीद थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे आप। अब आपको यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में ले जाएगा। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो एक्चुअली पब्लिशर्स के लिए बना है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बना है। यहाँ पे आप अपने कंटेंट की सेटिंग कर सकते हैं। इवन यहाँ पे यूट्यूब आपको सिखाता भी है। यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज, फ्री कोर्सेज, फ्री गाइड्स भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब्ड। अब यूट्यूब आपसे कह रहा है कि आप एक चैनल का ट्रेलर अपलोड करें उन लोगों के लिए जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वो लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन हमारे चैनल पे आ जाते हैं, तो उनको कौन सी वीडियो दिखे, यहाँ पे आपने वो ऐड करनी है। फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे उनके लोगों के लिए वीडियो ऐड करेंगे जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब दोनों के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन देता है कि अगर आपने उन लोगों को वीडियो दिखानी है जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो डिफरेंट होगी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए वीडियो अलग होगी। ओके, फीचर्ड सेक्शन, यहाँ पे आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करके अपने जो चैनल है उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं गैजेट्स को रिव्यू करता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन्स का अलग रखूँगा, आईपैड्स का अलग सेक्शन रखूँगा, उनके रिव्यूज़ का सेक्शन अलग रखूँगा, उनकी जो अनबॉक्सिंग है उनका सेक्शन अलग रखूँगा, ताकि अगर कोई रिटर्निंग विजिटर या रिटर्निंग सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आता है तो उसको चीज़ों को फाइंड करने में आसानी हो, सेक्शन वाइज चीज़ें डिफाइंड हो। नेक्स्ट है जी ब्रांडिंग। यहाँ पे आप योर प्रोफाइल पिक्चर विल अपेयर वेयर योर चैनल इज़ प्रेजेंटेड ऑन यूट्यूब सच एज नेक्स्ट योर वीडियोज़ एंड कॉमेंट्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है कि 90 बाय 98 बाय 98 पिक्सल्स की एक पिक्चर हो, वो आपने अपलोड करनी है। बैनर इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। वाटरमार्क, वीडियो वाटरमार्क, हर वीडियो के किसी एक कॉर्नर में, नॉर्मली बॉटम राइट कॉर्नर में आपका वीडियो वाटरमार्क लगा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो पे वाटरमार्क लगे तो आप 150 बाय 150 पिक्सल्स की एक इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि वाटरमार्क की
जगह पे दिखाई देगी। इसके साथ है बेसिक इन्फो, यहाँ पे मैंने चैनल का नाम दे दिया, उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। अब मेरा चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं अपने चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वो इन डेप्थ यहाँ पे आप यूट्यूब को देखिए 1000 कैरेक्टर्स ऐड करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है ऐड लैंग्वेज, आपका जो चैनल है वो किस लैंग्वेज में है, यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह चैनल का यूआरएल, आप यूआरएल फ़िलहाल चेंज नहीं कर सकते, कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद ही आप कस्टम जो यूआरएल है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस, ताकि कोई पीआर, कोई कंपनी या कोई ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें जो आपको पेड प्रमोशन देना चाहते हैं, आपको वीडियो के अगेंस्ट कुछ पे करना चाहते हैं, उन लोगों को आपसे कांटेक्ट करने में आसानी हो, इस बात के लिए आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। यहाँ पे है लिंक्स, यहाँ पे आप अपने फेसबुक पेज का लिंक दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, अपने ट्विटर का लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक्सटर्नल जो यूआरएल है, कोई एक्सटर्नल लिंक है, यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप देखें डैशबोर्ड यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो पे कोई एक्टिविटी होगी, कोई नया व्यू आता है, कोई सब्सक्राइबर आता है, तो यूट्यूब आपको यहाँ पे बता देगा। तो इसी तरह आप चैनल का कंटेंट, यहाँ पे आपको बताएगा विजिबिलिटी क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई आपके वीडियो पे, आपने किस डेट को अपलोड की थी, व्यूज़ कितने आए, कमेंट्स कितने आए, आपके चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोस की जो समरी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इसी तरह चैनल की प्लेलिस्ट एनालिटिक्स, अगेन आपकी कौन सी वीडियो क्या परफॉर्म कर रही है, किस तरह परफॉर्म कर रही है, क्या क्या उस पर अपडेट्स चल रही हैं, वो यहाँ पे अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी जो ही आपके वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे। आप कमेंट्स, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, अगर आपने किसी कमेंट को मॉडरेट करना है, किसी पब्लिश्ड कमेंट को डिलीट करना है, तो ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अपनी किसी वीडियो का सबटाइटल ऐड करना है, कॉपीराइट की प्रोटेक्शन करनी है, मोनेटाइजेशन, अब आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप मोनेटाइजेशन के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे यूट्यूब हमें बता रहा है कुछ रिक्वायरमेंट्स, जिन रिक्वायरमेंट्स को मीट करके ही आप गूगल एडसेंस को अपने यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब कहता है कि आपके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अभी आपके 0 हैं क्योंकि हमने अभी साइन अप किया है। इसी तरह आपके 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए, मतलब कि आपकी वीडियोस 4000 घंटे देखी जा चुकी हों। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब आपने अपने मोबाइल को भी वेरीफाई कर रखा हो यूट्यूब के साथ। और एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, मतलब ऐसी कोई वीडियो, लेट्स सपोज अगर आप किसी और की वीडियो, कोई कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वीडियो थी, आपने वो उठा के डाल दी, तो आपके चैनल पे स्ट्राइक लग सकती है। तो आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक भी नहीं होनी चाहिए। 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 2 स्टेप वेरीफाइड होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब को कह सकते हैं कि भाई मुझे नोटिफाई कर देना जो ही मैं एलिजिबल हो जाऊं, मतलब जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाए, तो मुझे आप नोटिफाई कर देना कि मैं गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जी ऑडियो लाइब्रेरी। यूट्यूब आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जहाँ से आप साउंड इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कॉपीराइट फ्री है। आप किसी सॉन्ग को या किसी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो चैनल है उस पर स्ट्राइक आएगी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो खैर अभी इस तरह मज़ीद सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट यूनिट्स कौन से हों, यूएस डॉलर हों, चैनल कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी क्या है, आप कीवर्ड्स कौन से ऐड करना चाहते हो, एडवांस सेटिंग्स, अगर कोई किड्स से रिलेटेड है, अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आपको यूट्यूब को बताना पड़ेगा कि मेरा ये चैनल या मेरी ये फ़लाँ वीडियो बच्चों के लिए है। अच्छा जी, इसी तरह अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के, कोई भी अपलोड आप वीडियो करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो खैर ये कुछ बेसिक सेटिंग थी आपके यूट्यूब के चैनल की। हमारा चैनल बेसिकली रेडी है। डेफिनेटली हमने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, हमने अपना कवर फ़ोटो लगाना है, और जो जो यहाँ पे ऑप्शंस आए थे
आपने उन सबको फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड डन। हमारा यूट्यूब चैनल रेडी है कंटेंट पोस्ट करने के लिए और देन अर्निंग करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। बेसिक आइडियाज शेयर करने के बाद अब बारी आती है कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस बनानी कैसी हैं। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि रिव्यू बेस्ड वीडियोस आपने कैसे बनानी है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च। जब तक आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या रिलायबल इंफॉर्मेशन यूज़र को नहीं दे सकते। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को ओन कर लें, उसको बाय कर लें। देन उसको डेफिनेटली आप अनबॉक्स करें, उसको फिर आप यूज़ करके देखें। यूज़ करने के दौरान आपको जिन मसाइल का सामना करना पड़ा या जो ईज़ या जो फीचर्स आपको बताए गए थे, अगर उनसे आपको बेनिफिट हुआ तो आप वो अपनी फाइंडिंग्स अपने यूज़र्स के साथ एज इट इज़ शेयर करेंगे। सबसे बेस्ट और लेजिट तरीका तो ये है। अब प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ काफ़ी नहीं है इतना, मतलब प्रोडक्ट खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ हमें मज़ीद रिसर्च भी करनी पड़ेगी। मज़ीद रिसर्च के भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है कि आप एक सर्वे कंडक्ट कर लें अपने यूट्यूब चैनल पे ही या फेसबुक पे, जहाँ पे आपकी प्रेजेंस ज़्यादा है, और आप लोगों से पूछ लें कि जिस प्रोडक्ट को आप रिव्यू करने जा रहे हैं, जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, उनकी उस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है, वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, फीचर कौन सा उनको अच्छा लगा, कौन सा ऐसा फीचर था जो प्रॉमिस किया गया था लेकिन आपके यूज़र्स को नहीं मिला, या ड्यूरेबिलिटी, या जो भी। अब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट चीज़ें वेरी करेंगी, तो जो भी उसके फीचर्स हो सकते हैं, आपके यूज़र्स की उस बारे में क्या फाइंडिंग्स हैं। तो एक सर्वे कंडक्ट करवाएं, उस सर्वे में जो डेटा आपको मिलेगा, अब आप खुद भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपकी तरह के दर्जनों और लोग जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, उनकी फाइंडिंग्स भी आपके पास आ गई। तो अब आपके पास डेटा को कंपाइल करने का जो एक्चुअली डेटा है, मवाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और डेटा कंपाइल करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे सर्वेज के साथ साथ आप एक्चुअल जो यूज़र्स हैं उस प्रोडक्ट के, उनका फीडबैक भी ले सकते हैं। अब वो फीडबैक लेने के भी डिफरेंट वेज हैं। अगर वो प्रोडक्ट लेट्स सपोज अमेज़ॉन पे पड़ी है, तो आप अमेज़ॉन की उस लिस्टिंग पे जाएं, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें, और वो लेजिट रिव्यूज़ होते हैं, लोगों ने अपनी एक्चुअल फाइंडिंग्स शेयर की होती हैं। इसी तरह अगर वो प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे पड़ी है, अगर हम पाकिस्तान के केस में बात करें, तो अगर वो प्रोडक्ट दराज पे पड़ी है या किसी बड़े स्टोर पे पड़ी है जहाँ पे लोगों के रिव्यू देने का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें और वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। अली एक्सप्रेस पे लोगों ने एक्चुअल जो रियल फुटेजेस होती हैं, जो अनबॉक्स करने के बाद वो फोटोज़ बनाते हैं, वो भी अपलोड करते हैं, और इन डेप्थ इन डिटेल गोरे इस मामले में बड़े ना केयरफुल होते हैं। वो किसी भी चीज़ को डिटेल में रिव्यू करते हैं और उसके बारे में अपनी राय डिटेल में देते हैं। तो जहाँ पे वो डिटेल में राय देंगे, उनकी राय आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। कैसे? एक तरफ आपने खुद वो प्रोडक्ट बाय कर ली, खुद यूज़ करके देखी, अब वो वन हैंड यूज़ है, मतलब एक आदमी का डेटा है। अगर आप यूज़र्स के जो बाकी सैकड़ों लोग हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं, उनका डेटा भी साथ उसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास मवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब आप 5-10 मिनट की वीडियो बनाएं, इतना ज़्यादा जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करें, उनमें से मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करें और उस मीनिंगफुल डेटा को ही अपनी वीडियो का पार्ट बनाएं, ताकि आपकी वीडियो का जो कंटेंट है वो वैल्यू एडेड कंटेंट हो, वैल्यूएबल कंटेंट हो, आपके यूज़र को उससे बेनिफिट हो और उसको डिसीजन मेकिंग में भी आसानी हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप रिव्यू बेस्ड जो वीडियोज़ हैं वो बना सकते हैं। अब आपने अली एक्सप्रेस से, अमेज़ॉन से, यूज़र से, सर्वे बेस्ड, अपने जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट एक और बात भी आती है कि वो प्रोडक्ट आएगी कहाँ से? क्या मैं खुद बाय करूँगा? अगर मैंने 100 प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, तो क्या मुझे 100 प्रोडक्ट्स बाय करनी पड़ेंगी मार्केट से? ये तो अच्छा खासा बजट आउट हो जाएगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन है। जब आप स्टार्ट लेते हैं, जब आपका चैनल बिल्कुल न्यू होता है, तो आपको डेफिनेटली जो कंपनीज़ होती हैं, जो ब्रांड्स होती हैं,
वो आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। हाँ, जब आप स्टैब्लिश्ड कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो जिस भी फील्ड के अंदर या जिस भी निश के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस निश के जो ब्रांड्स हैं वो आपको खुद प्रोडक्ट देते हैं। जब भी उनकी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है वो आपको देते हैं कि लें, ये प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपने करना क्या है, इसको आप रिव्यू करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। अब उनकी मार्केटिंग हो रही है, आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल रही है और आप एफिलिएट के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगेन इट्स विन विन फॉर एवरीवन। तो जो डिजिटल मार्केटिंग होती है ना, ये सब के लिए ही विन विन होती है। इसमें नुकसान में किसी के रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर डेफिनेटली फेयर तरीके से ये सारा कुछ किया जाए तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, पहली चंद प्रोडक्ट्स तो आपको बाय करनी पड़ेंगी, या अगर आपका कोई दोस्त उसको यूज़ कर रहा है तो आप उससे भी लेके उसको टेस्ट करके उसकी वीडियो बना सकते हैं अपने बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। या आप मज़ीद फिर आगे जाएंगे और आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू पढ़ेंगे, लोगों के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे और उसको कंपाइल करके एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और उस स्क्रिप्ट की बेस पे अपनी वीडियो बनाएंगे। और अल्टीमेटली वीडियो हिट होती है। हमारा पर्पस तो एक्चुअली है कि वो वायरल हो, हिट हो और उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ पड़े। तो जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ही ज़्यादा आपके अफिलिएट की प्रोडक्ट्स के सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात आती है कि जहाँ पे हमने रिव्यू बेस्ड वीडियोस बनाने की बात की है, अब उनको हम टेक्निकली कैसे बनाएं, हमें कौन से एडिटर्स चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए जिनको हम यूज़ करके ये वीडियोस बना सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ चंद नाम आपके साथ शेयर करूँगा। आप उनको डिजी स्किल्स के ही जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है उसमें इनरोल करके उनको सीख सकते हैं, या यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत कुछ यूट्यूब पे पड़ा है इससे रिलेटेड, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अच्छा, इन टूल्स में सबसे बड़ा नाम है एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर डेफिनेटली जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है उसमें भी आपको इन डेप्थ सिखाया गया है। तो एडोब प्रीमियर आपने अगर वीडियो एडिटिंग करनी है और प्रोफेशनल लेवल पे वीडियो एडिटिंग करनी है तो एडोब प्रीमियर आपका एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। इसके साथ साथ फिल्मोरा आप कह सकते हैं कि न्यू बी फ्रेंडली है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप फिल्मोरा यूज़ करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग एक कम टेक्निकल वे में कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट टूल की बारी आती है, वो है वाइट बोर्ड एनिमेशन का वीडियो स्क्राइब। अगर आप एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो आप वीडियो स्क्राइब एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो भी लर्न करके उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ डेफिनेटली टेक्निकल है। अब आप वीडियोस बना रहे हैं, उनको उनके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कैमरे का ख्याल कर रहे हैं, अपने माइक को संभाल रहे हैं, अपनी बैकग्राउंड लाइटिंग हर चीज़ को आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो अब ये इट्सेल्फ एक बहुत अच्छा खासा तगड़ा काम है। तो अगर आप एडिटिंग का काम आउटसोर्स कर लें तो भी ये हो सकता है। जिस तरह हम कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं, आप वीडियो एडिटर्स को भी हायर कर सकते हैं। इवन आप स्क्रिप्ट राइटर्स को भी हायर कर सकते हैं। आपने उनको कंटेंट दे दिया, उनको कहना है जी ये कंटेंट है ओवरऑल, आप इसमें से मुझे स्क्रिप्ट राइट करके 5 मिनट का 6 मिनट की वीडियो का वो दे दें। अगर आपके पास बजट है तो आप ये सारा काम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। और वो लोग जो ये परेशान रहते हैं कि मार्केट के अंदर काम नहीं है, हमें काम नहीं मिलता, हम स्किल कौन से सीखें, तो आपको इसी कोर्स के अंदर भी शायद दर्जनों नहीं, शायद सैकड़ों ऐसी स्किल्स छोटी छोटी मिल गई हों कि आप जिन एक स्किल को सीख के भी आप मिलियनियर बन सकते हैं। मैं अगेन बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं तो आप यूट्यूबर्स को आउटरीच कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि मैं अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हूँ, अगर आपको अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट राइट करवाना है तो आई कैन असिस्ट। आप ये जॉब भी कर सकते हैं। तो आई होप कि अब सारे बहाने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे होंगे आपके कि आप ऑनलाइन कैसे कमाने के अंदर क्या क्या हर्डल्स पेश आती थी। तमाम हर्डल्स इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती जा रही होंगी।